इंग्लिश साहित्य में और हिंदी साहित्य में एक बहुत बड़ा गैप है। हमारे यहाँ एक सोच बन गई कि खाली झोले वाले ही साहित्यकार होते हैं। हिंदी के लेखक की श्रेणी में अगर व्यापक संदर्भ में देखें तो क्या अमीश त्रिपाठी होंगे एक बात, और क्या उधर जावेद अख्तर साहब होंगे, क्या गुलजार साहब होंगे, क्या सलीम जावेद साहब होंगे, या कुमार विश्वास होंगे कि नहीं। साहित्य सृजन के पीछे एक बहुत बड़ी कामना छुपी होती है। पिछले 30 सालों में पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में आ गई है। जो जायका है, मसाला है, चटपटा है, फटाफट जीवन शैली है, मीम्स है, वीडियो है। इस सीढ़ी की पहली पायदान वही है। वहीं से आदमी चलना शुरू करता है और फिर इलाचंद जोशी और अज्ञे तक पहुंचता है। जब साहित्य में हित शब्द जुड़ता है तब मानवीय मूल्यों की और मानवता की हिफाजत का प्रश्न जुड़ता है। पैनल से परिचय कराया गया है हमारे उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी और हरियाणा की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के माननीय कुलपति अशोक कुमार जी लेखक के रूप में यहाँ पर हैं। उनकी कहानियाँ, विशेष रूप से अपराध कथाओं के लेखक के रूप में उन्हें देश भर में जाना जा रहा है। जितेंद्र ठाकुर जी का लेखन की अवधि लगभग 40 साल, 4 दशक की अवधि, उससे 50 आधी शताब्दी की लेखन अवधि जितेंद्र ठाकुर जी की है। वो उत्तराखंड से बाहर पूरे देश में और देश की सीमाओं से बाहर भी जाने जाते हैं और पढ़े जाते हैं। इस पैनल की और इस मंच की जो शोभा है, पद्मश्री, साहित्य अकादमी पुरस्कृत बहुत ही प्रतिष्ठित कवि आदरणीय लीलाधर जगूड़ी जी, और जो सबसे बड़ी चुनौती है, जब लीलाधर जगूड़ी जी जब अपनी बात कहते हैं तो उस बातचीत में इतने गहरे संदर्भ होते हैं और इतनी व्यापक पृष्ठभूमि के साथ वो शुरू करते हैं कि उनसे ये कहना कि आप 5 से 7 मिनट में अपनी बात खत्म कीजिएगा तो धृष्टता होगी, लेकिन क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। तो आज मुझे आप जगूड़ी साहब ये धृष्टता का अवसर देंगे कि मैं आपसे प्रार्थना कर पाऊँ कि आज, क्योंकि विद्वानों की ये खूबी है कि वो दोनों तरह से अपनी बात कह सकते हैं। अवसर हो तो व्यास शैली में भी एक ही सूत्र की व्याख्या 7 दिन तक 10 दिन तक चल रही है, और अवसर हो तो समाज शैली में भी 7 दिन की सारी कथा को केवल एक पंक्ति में समेट देना। तो आज हम आदरणीय जगूड़ी जी को समाज शैली में सुनेंगे। हमारे सुप्रसिद्ध लेखक रियाल साहब, जो पेशे से प्रशासक हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, IAS हैं, अपर सचिव हैं, लेकिन आज ये पूरा पैनल लेखक के रूप में यहाँ मौजूद है। इस सत्र के लिए जो टाइटल तय किया गया है वो अपने आप में एक सुविधा भी देता है और चुनौती भी पैदा करता है। साहित्य के मायने क्या है, साहित्य मायने क्या, तो छूट है कि आप किसी भी दिशा से उसको पकड़ें और अपनी बात कहते चलें, और चुनौती है कि सच में जो थीम है, इसके पीछे जो निहित भाव है वो क्या है। साहित्य के मायने क्या ये बाबा तुलसी का वो उस कथन से रिलेट करता है, स्वांत सुखाए, जो भी हम कुछ लिख रहे हैं केवल अपने लिए लिख रहे हैं, या नए संदर्भों में देखें जब हर चीज़ इंस्टेंट है, तात्कालिक रूप से तैयार है, तो क्या केवल मार्केट के लिए तैयार कर रहे हैं, जो मांग और आपूर्ति का सिद्धांत है केवल उसके लिए तैयार कर रहे हैं। और फिर जब उसको हिंदी के साथ जोड़ते हैं या नई पीढ़ी के साथ जोड़ते हैं, तो क्या हम उस रूप में मायने तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ गैप है। तो मैं बिना ज़्यादा समय लिए हुए हमारे जो पहले लेखक हैं अशोक जी से इस विषय पर उनकी राय जानना चाहूँगा कि जब हम साहित्य के मायने तलाशते हैं तो वस्तुतः आप इस प्रश्न को किस तरह से देखते हैं। हम किसी गैप की बात कर रहे हैं, किसी संभावना की बात कर रहे हैं, या मार्केट के लिए कोई प्रोडक्ट देने की बात कर रहे हैं। देखिए, जैसा आपने शुरुआत की सुशील जी कि साहित्य स्वांत सुखाए है, मेरे ख्याल से खाली स्वांत सुखाए नहीं, 2 डायमेंशंस हैं। कुछ साहित्य को कहा जाता है कि स्वांत सुखाए है, अपने लिए लिखा जा रहा है, अपने सुख के लिए लिखा जा रहा है। कहीं दूसरी इसके एकदम अपोजिट डायरेक्शन है, जनहिताय, कि लोगों के हित के लिए हम साहित्य लिख रहे हैं। मेरे विचार से साहित्य इन सब का कॉम्बिनेशन है। कहीं ना कहीं जब आप एक किताब लिख रहे हो तो आपके मन में ये भावना तो है ही कि मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समाज को देना चाहता हूँ या दे सकता हूँ, या इस पोजीशन में हूँ कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ।
कुल मिलाकर के मैं मानता हूँ कि साहित्य अपने समय का प्रतिबिंब है। समय, स्थान, देश, काल जो बोलते हैं उसका आईना है, और कहीं ना कहीं हमारे इतिहास का, हमारी संस्कृति का, हमारे मूल्यों का पुनर्मूल्यांकन करने की सोच हमें देता है और परिभाषित करने की सोच देता है। भविष्य किधर को जा रहा है उस पे भी विचार विमर्श करने की जो है एक क्षमता रखता है। जो इशू आपने दूसरा उठाया कि हमारी युवा पीढ़ी आज की तारीख में मुट्ठी में आ गई है दुनिया। सबसे पहले इंटरनेट, पहले कंप्यूटर और फिर इंटरनेट, उससे जुड़ा हुआ सोशल मीडिया। पिछले 30 सालों में पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में आ गई है। आपके पास अब मटेरियल की इतनी अधिकता है, कंटेंट इतना ज़्यादा है कि हम सोचें कि कोई भी, हमने कुछ भी लिख दिया उसको कोई भी पढ़ लेगा तो वो आसान नहीं है। आप खुद देखिए, खुद के ऊपर सोचें, हम युवा पीढ़ी को छोड़ दें कि हम एक दिन में कितना कुछ सर्फ करते हैं, कितना। तो मेरे को कॉम्पीट करना पड़ रहा है किससे? हर तरह का मनोरंजन है, हर तरह की, मतलब लाइफ फास्ट होती जा रही है, इंस्टेंट होती जा रही है, जैसे आपने कहा तात्कालिक, और बहुत लंबे समय तक किसी के बाद देखने सुनने को नहीं है। साहित्य खाली पढ़ेंगे, पढ़ने में मेहनत होती है, फिर सुनना, और आजकल तो वीडियो समेत अवेलेबल है, तो कंपटीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, युवा पीढ़ी के साथ। यस, कहीं ये विरोधाभास नहीं है कि जिन चीज़ों की डिमांड एक साहित्यकार कर रहा है परोक्ष तौर पर, और जिस चीज़ की मांग पाठक की तरफ है, तो क्या उन दोनों में कोई बड़ा गैप है? नहीं, मैं सोचता हूँ इसके बावजूद हर एक का अपना अपना एरिया है। मतलब इतने सारे कंटेंट के बावजूद भी सब तरह का पाठक आपके पास है। अगर हम सोचें इंटरनेट के आने से साहित्य कम हुआ है, बिल्कुल नहीं। मेरी सोच है इंटरनेट के आने से साहित्य बढ़ा है, क्योंकि एक टाइम था, 90s की बात कर रहा हूँ मैं, हम टोटली पब्लिशर पे डिपेंडेंट थे। वो किसको छाप रहा है, कितना छाप रहा है, किसके हाथों तक पहुँच रहा है। आजकल तो आपके हाथ में दुनिया है, आपने जो सोशल मीडिया पे डाल दिया तो आपके हाथ में वो ताकत है कि फेसबुक से, यूट्यूब से, जाने कहाँ कहाँ तक आपकी बातें जा रही हैं। तो कंटेंट में अगर दम है तो वो जाता भी है जी, और वो देखा भी जाता है, सुना भी जाता है, पढ़ा भी जाता है। तो मेरी अपनी सोच ये है कि कहीं ना कहीं अगर हम हिंदी साहित्य की बात करें, उसने अपने को लिमिटेड कर लिया है जी। आप इंग्लिश साहित्य में और हिंदी साहित्य में एक बहुत बड़ा गैप है। हमारे यहाँ एक सोच बन गई कि खाली झोले वाले ही साहित्यकार होते हैं। जरूरी नहीं है, जरूरी खाली गरीब के बारे में लिखना ही साहित्य है, ये कहाँ जरूरी है। हमें तो पूरे लाइफ का स्केच खींचना है ना, पूरे लाइफ का स्केच। मतलब लाइफ के तो बहुत सारा फैला हुआ है, तो हम अपने आप को एक सीमा में क्यों बांध कर रखें, या कहेंगे कि सिर्फ कहानी और उपन्यास ही साहित्य है। आप इंग्लिश को देखो, नॉन फिक्शन से भरा हुआ है। नॉन फिक्शन में इंटरेस्ट आएगा, यथार्थ है, रियलिटी है। यहाँ हमने उसको मेमोयर्स कह करके डंप कर दिया, संस्मरण है, साहित्य नहीं है। तो हमें अपने को समाज और समय के साथ चलना पड़ेगा, कंटेंट की क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी, उसकी वैरायटी बढ़ानी पड़ेगी। आप देखो, साइंस फिक्शन ऑल्डस हक्सले की बुक है ब्रेव न्यू वर्ल्ड, आज से 50 साल पहले आ गई, और वो तब इमेजिन कर रहा है कि ऐसे ऐसे क्लोन्स पैदा हो जाएंगे। तो वो सारा हिंदी में कमी है। ठाकुर साहब, एक बात अशोक जी ने कही है, वो हिंदी का संदर्भ एक जगह आया है। एक स्टीरियोटाइप धारणा है कि जब हिंदी का लेखक हिंदी के लेखक को डिफाइन करता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें छांट देता है जबरन। कैसे? मेरा सवाल ये है कि हिंदी के लेखक की श्रेणी में अगर व्यापक संदर्भ में देखें तो क्या अमीश त्रिपाठी होंगे, एक बात, और क्या उधर जावेद अख्तर साहब होंगे, क्या गुलजार साहब होंगे, क्या सलीम जावेद साहब होंगे, या कुमार विश्वास होंगे कि नहीं? ये दो अलग तरह की। तो वो जो हिंदी का, जैसे सर ने कहा, अशोक जी ने, कि भाई हम कहते हैं कि इस फ्रेम वाला तो है हिंदी का लेखक, लेकिन अगर जावेद अख्तर की बात आ जाएगी, सलीम जावेद की बात आ जाएगी, या इवन अनुराग कश्यप की बात आ जाएगी, या इधर अगर कुमार विश्वास की बात आ जाएगी, या अमीश त्रिपाठी की बात आ जाएगी, या हिंदी में अनुवाद होके जब आए चेतन भगत की बात आ जाएगी, तो हिंदी वालों को लगता है कि नहीं नहीं नहीं, ये तो अस्पृश्य है, ये इसको नहीं छू सकते, इसको छूने से हिंदी साहित्य अपवित्र हो जाएगा। तो आप इस वाले विरोधाभास को किस तरह से देखते हैं? हाँ, देखिए, ऐसा है, कोई भी साहित्य बेमायने नहीं होता।
और आप कह रहे थे स्वांत सुखाए या ऐसे वैसे, साहित्य सृजन के पीछे एक बहुत बड़ी कामना छुपी होती है, चाहे कोई उसे प्रकट करे या ना करे, और वो होती है यश प्राप्ति की कामना। यश प्राप्ति की कामना साहित्य को लिखाती है, पढ़ाती है, और बेमाने कोई साहित्य नहीं होता। अगर सरोकार भरा साहित्य है तो वो हमारे भीतर प्रश्न पैदा करता है, चिंतन की क्षमता पैदा करता है, समय और समाज पर नब्ज, समय और समाज की नब्ज पर उंगली टिकाने की सामर्थ्य पैदा करता है, ये समय समर्थ बनाता है। अगर वो भक्ति का साहित्य है तो हमारे अंतस में एक प्रकार का आनंद लोक स्थापित करता है, हमें कुंठाओं से मुक्त करता है, हमें अवसाद से बचाता है। और अगर वो जिसे लुगती साहित्य कहकर खारिज कर दिया जाता है, लोकप्रिय साहित्य जिसमें जासूसी साहित्य भी आता है या गुलशन नंदा या इन सबको, तो इस सीढ़ी की पहली पायदान वही है। अच्छा, वहीं से आदमी चलना शुरू करता है और फिर इलाचन जोशी और अज्ञेय तक पहुंचता है, क्योंकि वो साहित्य उसे आकृष्ट करता है, उसे पढ़ने के लिए संस्कारित इसमें करता है। एक छोटी सी बात है कि जो श्रेणीकरण आपने तय किया कि जो भी शुरुआत हो रही है मूलतः वो पल्प लिटरेचर है या लुगदी साहित्य है, और फिर वो अपनी जो यात्रा करता है उस यात्रा का चरम है अज्ञेय तक पहुंचना या समकालीन संदर्भों में उसका नामवर सिंह हो जाना या कोई और इस तरह जो हिंदी साहित्य का बड़ा नाम। अब सवाल ये है कि मार्केट के लिए जो भी पैदा कर रहा है, 8 करोड़ प्रतियां बिकी हैं वर्दी वाला गुंडा की, 8 करोड़ प्रतियां वर्दी वाला गुंडा की बिकी हैं। ये जितना भी उच्च श्रेणी का साहित्य है, कोई डेटा उठा के देख लीजिए, शायद वो कुछ लाख तक भी नहीं पहुंचा होगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब साहित्य अपने परम चरम मूल्यों को प्राप्त करता है तो पठनीयता खो देता है। क्या ये विरोधाभास है? क्या प्रेमचंद के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या प्रेमचंद को हम भूल जाएंगे, जिनकी लाखों में उनका अनुवाद अगर समय पर इंग्लिश में सही तरीके से हो गया होता तो उन्हें नोबेल प्राइज मिल गया होता। वो नहीं हो पाया समय पर ठीक से अनुवाद नहीं हुआ। क्या है प्रेमचंद के अंदर? आज अगर युवा कहेंगे कि आप अभी तक प्रेमचंद पे अटके हैं, अरे भाई आप बताइए कि क्या है प्रेमचंद के अंदर ऐसा कि छठी का बच्चा भी पढ़ता है और उसी रचना पे शोध भी होता है, क्योंकि वो अपने परिवेश से इतना जुड़कर लिखते रहे। उन्होंने साहित्य को अपने परिवेश से निकाला और वो आपका और हमारा साहित्य बन गया। लेकिन सवाल फिर वो है कि जब तुलना करते हैं आप, जब मैं कहता हूँ कि बाजार के लिए या हम कहते हैं कि आम पाठक के लिए जो व्यक्ति सामग्री तैयार करके दे रहा है वो तो सुरेंद्र मोहन शर्मा है, वेद प्रकाश शर्मा है, जिसे आप रिजेक्ट कर रहे हैं, और जिस व्यक्ति को उनके बरक्स आप बैठा रहे हैं वो लगभग 80 साल पीछे हैं। तो क्या हमारी 80 साल की यात्रा ये है कि 80 साल पहले जिस व्यक्ति का साहित्य नोबेल प्राइज के लायक था और 80 साल बाद हम जहाँ आके अटके, जिसकी 8 करोड़ प्रतियां अब तक बिक चुकी हैं, तो वो पल्प लिटरेचर में आके अटक गए? तो ये हमारा अधोपतन है या हमारा संकुचन है या हम अपने दायरे में जरूरत से ज़्यादा बंद हैं? नहीं, दायरे में तो बंद नहीं है, ये अपना विचार है। आप किसी पर अपना विचार नहीं थोप सकते। और साहित्य जो है, आप कहें कि साहब ऐसे साहित्य निर्माण हो रहा है या वैसे साहित्य निर्माण हो रहा है या फलाना और फलाना, जब हमें दादी नानी कहानियाँ सुनाना शुरू करती हैं, हमारे भीतर साहित्य का बीज पड़ना शुरू हो जाता है जी। अब उसको हम आगे किस रूप में प्रस्फुटित कर पाते हैं, ये हमारी क्षमताओं पर निर्भर करता है। जितेंद्र ठाकुर साहब ने भी और अशोक जी ने भी उल्लेख किया है जो पीढ़ीगत बदलाव अंतराल है। केदारनाथ सिंह की एक कविता की पंक्तियां हैं और ये उस विरोधाभास को दिखाती हैं। वो पंक्तियां हैं, तुमने जहाँ लिखा है प्यार, तुमने जहाँ लिखा है प्यार वहाँ लिख दो सड़क, तुमने जहाँ लिखा है प्यार वहाँ लिख दो सड़क, फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे युग का मुहावरा है, फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो युगीन मुहावरा है रियाल साहब, फ़र्क नहीं पड़ता, ये किस तरह से लिटरेचर को प्रभावित कर रहा है?
क्योंकि हमारे सामने जो पीढ़ी है वो बेतहाशा दौड़ती हुई पीढ़ी है, जिसे 60 सेकंड के भीतर चाहिए, जिसे 144 शब्दों के भीतर चाहिए। तो वो बार बार जो हम जिस जगह आके अटक रहे हैं, तो ये बदलता हुआ मुहावरा जो है, इस बदलते हुए मुहावरे को जो है वो संबोधित कर रहा है साहित्यकार या नहीं कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है तो वजह क्या है? अभी जैसे अशोक सर ने कहा कि सूचना क्रांति मानव इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना है। अब इसमें जनरेशन गैप में कि हुआ क्या इसमें दरअसल कि सूचनाओं की बाढ़ इतनी तेजी से और इतने वेग से आई कि हम लोगों ने पहले किनारों की परवाह नहीं की और धीरे धीरे इतनी दूर बह गए, इतनी दूर कि अब पैर टिकाने को जगह नहीं मिल रही है। इंफॉर्मेशंस का आदान प्रदान ज़्यादा, और फिर जो अभी आपने पल्प लिटरेचर और उसकी बात कही, बेस्ट सेलर्स की, जो जायका है, मसाला है, चटपटा है, फटाफट जीवन शैली है, मीम्स है, वीडियो है, उसमें और साहित्य में थोड़ा सा मैं डिफरेंस मानता हूँ कि उसमें भाव, विचार, संवेदना और जो दृष्टिबोध है, आपकी पीढ़ी में और मौजूदा पीढ़ी में थोड़ा सा फर्क हमें पाते हैं कि वो आपका बच्चा है, मेरा बच्चा है, उसका मित्रता वैसी नहीं है जैसे हम लोगों की गप्पबाजी होती थी, अड्डे होते थे, मित्रता होती थी, ऊष्मा होती थी, मैगजीन्स पढ़ते थे, अखबारी कॉलम पढ़ते थे, पत्रिकाएं भी, लघु पत्रिकाएं कम हुई हैं। जो आपके समय में बहुपठित पत्रिकाएं होती थी। अब का बच्चा मिट्टी के खिलौने, कागज की कश्ती, बारिश में भीगने का आनंद, तितलियों के पीछे भागना। तो मैं ये मानता हूं कि संवेदना और उसमें कहीं ना कहीं फर्क आया है। अब जो चुनौती है उस लिटरेचर क्या है कि वो समकाल है, और समकाल का जो दबाव है, दो चीजें हो गई हैं इसमें कि एक तो इतनी तेजी से समकालीनता बदल रही है कि भाग रही है और उसको पकड़ना, दूसरा जो समूह संचार की माध्यम है, जितने भी हमारे सोशल मीडिया साइट्स हैं, इसमें क्या है कि समूह संचार माध्यमों में भाषा की जो सूक्ष्मताएं हैं, विभिन्नताएं हैं, बहुत चीज़ जो माइन्यूट्स होती थी, तो होता क्या है कि जब सामूहिक उत्पादन होता तो विशेषता कहीं खो जाती है। हम मास प्रोडक्शन कर रहे हैं तो स्पेशलिटी उसमें से, तो कहने का मतलब है कि जो पहले का साहित्य जिसको हम साहित्य कहते थे, उसमें मानव मूल्य, संस्कार होता क्या था, जैसे सर ने कहा, जितेंद्र ठाकुर साहब ने, कि शुरुआत सब उसी जेबी जासूस से करते हैं, धीरे धीरे फिर वो रविन्द्रनाथ ठाकुर और अज्ञे तक पहुंचता है। तो चुनौती तो बरकरार है। जो दबाव है, समकाल का जो दबाव है साहित्यकार पे कि अपने समय को वो कैसे अभिव्यक्त करे, और चुनौती यह है कि जब वो समझता है कि वो समकाल को अभिव्यक्त कर रहा है, तो उसके सामने जो पीढ़ी होती है वो उस समकाल से आगे की तरफ देख रही होती है। तो वो संतुलन किस लेवल पे स्थापित हो ताकि हम सच में वो मायने तलाश सकें जो इस पीढ़ी को भी स्वीकार्य हों और उस अगली पीढ़ी को भी स्वीकार्य हो। आपने जो प्रश्न किया कि समकाल को, असल में समकाल भी एक आड़ बन गई है। समकाल अपने आप में आड़ इसलिए बन गई क्योंकि समकाल भी काल का ही एक हिस्सा है और बृहद काल का हिस्सा है, छोटे काल का नहीं। समकाल से ऐसा लगता है जैसे बस छोटी बात है, लेकिन समकाल जो है वो बृहद काल का हिस्सा है। तो जब हम बृहद काल से समकाल को काट के देखते हैं, जब हम बृहद काल से समकाल को काट के देखते हैं, तो हम काल के साथ अन्याय कर रहे होते हैं।
काल अखंड है, अखंड है काल, और काल हमेशा रहेगा। वो समकाल भी रहेगा, वो महाभारत काल भी रहेगा, वो रामायण काल भी रहेगा, और वो आधुनिक काल भी रहेगा। तो काल को इस तरह से विभाजित करना एक राजनीतिक दृष्टि से हो सकता है, ऐतिहासिक दृष्टि से सही है, लेकिन काल को काल की दृष्टि से देखना, काल की यात्रा की तरह से देखना, तब समझ में आता है कि ये महाकाल है, दुष्काल है, कौन सा काल है और कैसे हम उसका मूल्यांकन करते हैं। इसलिए काल को साहित्य में सबसे ज़्यादा मैं एक अच्छा शब्द जो समझता हूँ साहित्य का, अंग्रेजी में लिटरेचर कहते हैं, और वो लेटर से बना है, अक्षर से बना है, लेकिन ये हिंदी में या भारत में, माइक पास ले जाएंगे सर, भारत में साहित्य जो है, साहित्य, इसका मतलब क्या है साहित्य का? जहाँ तक मैं समझता हूँ साहित्य का सबसे बड़ा मतलब तब खुलता है जब हम साहित्य में हित शब्द को देखते हैं। जब साहित्य में हित शब्द जुड़ता है तब मानवीय मूल्यों की और मानवता की हिफाजत का प्रश्न जुड़ता है। साहित्य से मानवता का ही हित नहीं, मनुष्य का भी हित होता है। तो इस हितैषी शब्द को लिटरेचर कह के भी नहीं देखा जा सकता, केवल लिटरेचर कह के देखा नहीं जा सकता, इसको साहित्य कह के ही देखा जा सकता है, क्योंकि इसमें संपूर्ण मानवता और संपूर्ण मनुष्यता का हित है। तो मैं समझता हूँ आपका प्रश्न नहीं, मेरा इसमें प्रश्न ये है कि जब आप कहते हैं कि साहित्य में हित निहित है, तो इस हित को भी डिफाइन करने की आवश्यकता है कि ये हित पाठक का है या ये हित उस मार्केट का है जिसकी पूंजी इसमें निवेशित है और जो पूंजी का रिटर्न चाहती है आपसे। आप साहित्यकार हैं, आप ऐसी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसकी मांग जो है मार्केट या तो पैदा करेगी या पहले से मौजूद मांग को बढ़ाएगी या बढ़ी हुई मांग को मैनेज करेगी। तो ये हित जो है ये किसका हित है? देखिए, ऐसा है कि अगर आपके समाज में, आपके स्कूलिंग में और आपके समाज में अगर अक्षर का आपके जीवन में प्रवेश हो गया है, अगर आपने पढ़ना लिखना जान लिया है, उसका आनंद जान लिया है, अगर आप उसका मज़ा लेना जानते हैं, अगर आप उसमें से कुछ शिक्षा लेना जानते हैं, तो साहित्य आपके काम आ सकता है। लेकिन साहित्य केवल मनोरंजन करना की विधा के रूप में देखते हैं तो साहित्य बहुत ज़्यादा काम नहीं आता है। इसलिए साहित्य का सबसे बड़ा जो काम था वो था मनुष्य को ज्ञान से जोड़ना, मनुष्य को ज्ञान की सारी अनुभूतियों से जोड़ना। सारी अनुभूतियों से मेरा अभिप्राय यह है कि चाहे चित्रकला हो, चाहे वो मिट्टी की कला हो, चाहे पत्थर की कला हो, ये सारे भी साहित्य का हिस्सा है। अच्छा, जी हाँ जी, बताइए। नहीं, जो बात आपने उठाई है, मैं उस संदर्भ में अशोक जी से ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे जब श्रुत परंपरा से हम ताड़पत्रों पे आए, ताड़पत्रों से हम कागज़ पे आए, प्रिंटेड कागज़ पे आए, और प्रिंटेड पेपर से हम वर्चुअल दुनिया में आ गए, तो क्या वो जो लिखने वाली पीढ़ी है वो हमेशा एक कदम पीछे चल रही है? जिस वक्त अगली पीढ़ी कागज़ पे ताड़पत्रों पे आ गई, उस वक्त लिखने वाली पीढ़ी श्रुत परंपरा में है। जब वो ताड़पत्रों पे आई तो लिखने वाली पीढ़ी प्रिंटेड पेपर पे है। जब लिखने वाली पीढ़ी प्रिंटेड पेपर पे है तो पढ़ने वाली पीढ़ी वर्चुअल दुनिया में है। तो ये जो ये अंतराल है, ये अंतराल को भरने की का तरीका या प्रक्रिया क्या हो सकती है? नहीं, आपने स्वयं इसका जवाब दे दिया है। आपने कहा कि पढ़ने वाली जो पीढ़ी है, पढ़ने वाली जो पीढ़ी है वो तो अक्षरों से जुड़ी हुई है। अगर अक्षर आपके जीवन में, मेरे जीवन में नहीं है तो हम क्या पढ़ेंगे? सर, इस पर आप कुछ कह रहे हैं? सुशील जी, अंतराल है या नहीं है, इसके लिए तो विस्तृत विश्लेषण करना पड़ेगा, पर मैं एक बड़ी बात बोलना चाहता हूँ। जो लेखक, जो साहित्यकार, जो इतिहासकार और जो मूवी मेकर जो अपने वर्तमान समय से जुड़ता है वही सफल होता है। आप एग्जाम्पल चेतन भगत का लो। चेतन भगत को बहुत लोगों ने बोला वो
क्लासिकल ऑथर नहीं है, लिटरेचर ये प्योर लिटरेचर नहीं है। भाई उससे अच्छे मैसेज कौन देगा? उसकी 3 फिल्मों की बात करूं मैं, 5 पॉइंट समवन जो 3 इडियट में चेंज हुआ, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ काई पहुँचे, और 2 स्टेट्स। तीनों में इतने बड़े बड़े मैसेज उसने दिए हैं कि रट्टू पढ़ाई से बेटर है कि क्रिएटिव पढ़ाई करो। 3 इडियट, ठीक है। 2 स्टेट्स में इतने प्यार से, इतने मज़ेदार ढंग से उसने पंजाबी और तमिल कल्चर को जो दिखाया है, और काई पोचे में पूरी सांप्रदायिकता और उस समय का माहौल कितने ग्रैंड ढंग से उसने जो 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ में कवर किया है। तो भाई हंसते खेलते लोगों की भाषा में जो यंग पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को समझ आ रही है, अपनी बात इतने अच्छे ढंग से कह रहा है, तो इससे बढ़िया साहित्य क्या होगा? फिर भी हम सवाल लगाते हैं हमने क्या गलती कर रखी है। मैं हिंदी साहित्य की विशेषकर बात कर रहा हूँ। मैंने अज्ञेय से लेके नामवर सिंह से लेके A to Z को पढ़ा है, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ है कि एक हमने बना दिया प्रगतिशील साहित्य, उसको अगर आप उसको ट्रांसलेशन करें तो प्रोग्रेसिव लिटरेचर। तो प्रोग्रेसिव लिटरेचर क्या होना चाहिए? जो समय के साथ चले, जो समय के साथ प्रोग्रेस करे, ठीक है कि नहीं, समसामयिक हो। यहाँ प्रोग्रेसिव प्रगतिशील का मतलब है प्योरली लेफ्टिस्ट। कौन कितना लेफ्टिस्ट है वो प्रगतिशील है। उन्होंने कहा प्रेमचंद प्रगतिशील नहीं है। मतलब इससे बड़ी ट्रेजेडी क्या होगी? प्रेमचंद से बड़ा मानवतावादी कोई नहीं है, उससे बड़ा कोई गरीब के साथ खड़ा होने वाला नहीं है। गोदान पढ़ लीजिए। फिर भी वो कह रहे प्रेमचंद लेफ्टिस्ट। भाई मार्क्सवादी प्रगतिवाद है क्या? है? मार्क्सवादी प्रगतिशीलता है क्या? तो ये जो खांचे बना लिए हमने वो गलत है। जो ऑथर समय के साथ चलेगा, समय को, अपने समय को रिफ्लेक्ट करेगा, वही सफल होगा और वही रियल साहित्य है। अब आज का साहित्य इस पे आना चाहिए। सोशल मीडिया, इससे जनित 1000 प्रॉब्लम्स हैं, ये सब साहित्य में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। लेकिन आज के साहित्य, इसलिए मैं कह रहा हूँ कुमार विश्वास को मैं कहूँगा अच्छा कवि है। वो तात्कालिकता को उठाता है, दिमाग है उसमें, टैलेंट है, जनता उसे पसंद कर रही है, वही रियल साहित्य है। तो इसका एक खतरा ये निहित नहीं है कि हम द लॉर्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स या हैरी पॉटर सीरीज की तरफ ही चले जाएं? किसकी तरफ? या ये खतरा नहीं है इस चीज़ का, अगर इस सुविधा का ही लाभ उठाएं हम कि भाई जिसकी रीच ज़्यादा है, जो ज़्यादा लोगों तक आसानी तक पहुंच सके, तो पहुंच तो हैरी पॉटर सीरीज की जो है या देखो दोनों में फर्क है। सुशील जी मैं आता हूँ। मैंने जिन 2 लोगों की बात की, हमें यही ऑथर की पकड़ है कि मैं समसामयिक तरीके से अपनी बात कहूँ, किंतु बात बहुत गंभीर हो। आप देख लो 3 इडियट से अच्छी मूवी बहुत रेयर मिलेगी। कितनी बड़ी बात उसने कही है। सेम थिंग उसका 2 स्टेट्स है। तो वो आपका ओवरऑल पर्पज बड़ा होना चाहिए, यानी मैसेज भी हो और एंटरटेनमेंट भी हो। ओवरऑल पर्पज हैरी पॉटर वाला नहीं होना चाहिए, किंतु आधुनिकता के साथ उस भाषा में जो बच्चे पसंद करते हैं, जो युवा पीढ़ी पसंद करते हैं, और अपने टाइम को रिफ्लेक्ट करते हुए। आज का टाइम कितना बदल गया। कितना हिंदी साहित्य में आप सोशल मीडिया से जनित, सोशल मीडिया पे तो कविताएं दिख जाएंगी आज थोड़ी बहुत, यूट्यूब को लेकर के या इस सेल्फी संस्कृति को लेकर के। अदरवाइज ये तो बहुत सारा साहित्य में रिफ्लेक्ट होना चाहिए ना। तो साहित्य को समय के साथ चेंज होना पड़ेगा, चेंज होना पड़ेगा। ये बात आपने बहुत ही अच्छे ढंग से उसकी व्याख्या की कि जब हम हैरी पॉटर की बात करते हैं तो केवल मनोरंजन का मामला है, मैसेज कुछ नहीं है। लेकिन जब हम काय पोचे की बात करते हैं या 3 इडियट की बात करते हैं तो मनोरंजन के साथ मैसेज भी है। अच्छा ठाकुर साहब, मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ। जैसे आमतौर से हमारी रुचि, हम सबकी रुचि आंकड़ों में होती है, और हम देखते हैं कि भाई भारत का कौन सा लेखक कितने करोड़ रुपए कमा रहा है या किसी भी भाषा में, और या हिंदी का लेखक कितने पैसे कमा रहा है। तो जो 2022 का जो डेटा है उसमें भारतीय लेखकों में जो सबसे ज़्यादा अपने लेखन से, अपने क्रिएटिव राइटिंग से जो पैसे पाने वाले लेखक थे 2022 तक के, तो उसमें विक्रम सेठ की जो किताबें हिंदी में अनुदित हुई है, और उनमें भी सबसे ज़्यादा बिकने वाली जो किताबें हैं वो अ सुटेबल बॉय, एक अच्छा सा लड़का, और फिर उसके बाद एक चेतन भगत की ही एक किताब का नाम है द गर्ल इन द रूम नंबर 105। तो जो वास्तव में अच्छा लिख भी रहे हैं, मार्केट के हिसाब से भी सफल हैं, और मीनिंगफुल और मैसेजफुल भी हैं समहाउ। ये सारे के सारे नाम आते हैं अंग्रेजी से जो हिंदी में अनुवाद हुए हैं। तो ऐसी क्या बात होती है कि हिंदी का जो मूलतः हिंदी का लेखक है बुनियादी तौर पे, वो वहाँ तक क्यों नहीं पहुँचता? देखिए, पहले तो मैं एक बात
आदरणीय अशोक जी ने कही कि ये जो हमारे लेखक समूह जो है, लेखक बिरादरी जो है, ये टापुओं में बंट गई है और ये टापुओं में बंटना जो है ये शुभ नहीं है। साहित्य का महत्व हमेशा रहा। अगर साहित्य महत्वहीन हो जाता तो आइडियोलॉजिकली जो बहुत स्ट्रॉन्ग राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो दक्षिणपंथी हैं चाहे वामपंथी हैं, वो उस पर काबिज होने की कोशिश क्यों करते? अगर वो उस पर काबिज होने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि साहित्य का कोई महत्व है। दूसरी बात, अभी आपने कहा कि हिंदी का लेखक वहाँ तक क्यों नहीं पहुँचता। हिंदी के प्रकाशक आपको कितना सच बताते हैं कि उन्होंने आपकी कितनी कॉपी छापी है? आज बताइए इस बात को। अगर पेंगुइन वगैरह इन बड़ी कंपनियों को आप छोड़ दें तो हिंदी के प्रकाशकों की जहाँ तक बात है, कोई प्रकाशक आपको सच नहीं बताता। आप जिस दिन कहेंगे वो कहेगा गोदाम में पड़ी है अभी तो आपकी कॉपी। आप मांगेंगे कॉपी नहीं होगी उसके आपके पास। तो इसलिए हिंदी का लेखक नहीं बिक रहा है। आप ये हो सकता है कि तुलना में कम हो परंतु नहीं बिक रहा है, ये बात मानने को मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि पाठक, आप कहते हैं पाठकों का अकाल पड़ गया, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। मैं सर इसमें एक बात जोड़ना चाह रहा हूँ। एक हिंदी जगत में एक बहुत ही स्टीरियोटाइप थिंकिंग है। हिंदी के किसी भी व्यक्ति से बात कीजिए तो वो पहली बात यहाँ से शुरू करता है, अब तो कोई किताबें पढ़ता ही नहीं, अब तो कोई किताबें खरीदता ही नहीं। जिस संदर्भ में आपने बात शुरू की जी, ये 1996 की बात है। लखनऊ में एक सम्मेलन था, उसमें स्वर्गीय राजेंद्र यादव जी और नामवर जी दोनों आए हुए थे। तो नामवर जी ने वहाँ औपचारिक रूप से या आधिकारिक रूप से घोषणा की थी कि हिंदी का पाठक खत्म हो गया। तो मैंने उसके विरोध में एक लेख लिखा था और तब मैंने लिखा था कि पाठक के पास जो शक्ति है लेखक को स्थापित करने की, ये लोग उसे खत्म करना चाहते हैं, उस शक्ति को अपने हाथ में लेना चाहते हैं और पाठक को दरकिनार करना चाहते हैं। पाठक खत्म नहीं हुआ है, पाठक है। और ये जरूर है कुछ प्रतिशत कम हुआ है कि पहले एक रचना पे आपको 70-75 पत्र आते थे, आज बहुत कम हो गए हैं, तो 20-25 फिर भी आपको पत्र आते हैं। वो SMS के थ्रू आए, वो मेल आए, वो फ़ोन आए, इतना रिस्पांस आज भी मिलता है। सवाल ये है कि आप पाठक तक पहुंचने के लिए क्या कर रहे हैं। अच्छा, चूंकि आप तो उपन्यासकार हैं, कथाकार हैं, इसलिए आपके लिए तो फिर भी पाठक आसानी से मिल जाता होगा। हमारे आदरणीय कवि जी से चुनौती पूछिए कि देश दुनिया जानती है, आप इस वाले मसले को आप किस तरह देखते हैं, और आज सच सच बताइएगा कि रॉयल्टी कितनी मिलती है, क्योंकि लिखते हुए आपको 60 साल हो गए। देखिए, बहुत पहले तो नहीं मिलती थी, अब थोड़ी सी मिलने लगी है। तो इस थोड़ी सी का क्या नंबर बता पाना संभव होगा? मेरा अभिप्राय, जो पुराने समय में जब कुछ नहीं मिलता था उसके हिसाब से थोड़ी सी ठीक ठाक मिलती है। अच्छा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि पाठक संवर्ग जो है वो हिंदी का कमज़ोर है। थोड़ा माइक ये कहना कि पाठक पर आलोचना नहीं कर सकते हम। पाठक हिंदी का बहुत कमज़ोर है। कितने लोग हैं जो साल में एक किताब पढ़ते हों? साल में बहुत कम लोग हैं। अब वो अलग बात है कि मान लीजिए मैं प्रोफेसर हूँ तो मैं तो पढ़ूंगा ही, नहीं तो बच्चों को पढ़ाऊंगा कैसे? बहुत सारे लोग जो लेखक हैं तो वो तो पढ़ेंगे ही, तभी लिखेंगे, नहीं तो कैसे लिखेंगे? तो कहने का अभिप्राय यह है कि जो पाठकों का अकाल है वो समाज में अक्ल का भी अकाल है, वो समाज में रुचि का भी अकाल है। समाज में एक तरीके का रूढ़िवाद चल पड़ा है। आपने बहुत बड़ी बात कही कि समाज में पाठकों का ही अकाल नहीं बल्कि अकल का भी अकाल है। हाँ जी। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जैसे बांग्ला भाषा में लेखक भूखा नहीं मरता, लेखक भूखा नहीं मरता बांग्ला भाषा में, लेकिन हिंदी में लेखक क्यों मरता है भूखा? क्योंकि किताब नहीं बिकती है, उसकी कम बिकती है, लेकिन पहले से अधिक बिकती है, पहले की अपेक्षा अधिक बिकती है। एक ज़माना था जब बिल्कुल ही नहीं बिकती थी,
प्रेमचंद के ज़माने में बहुत कम किताबें बिकती थी, लेकिन ठीक है प्रेमचंद बड़े लेखक हुए हैं और उनकी किताबें बिकी भी हैं, लेकिन उसके बाद के लोगों का क्या होगा? तो ये पाठकों का जो समाज है उसकी आलोचना लोगों ने की नहीं है, क्योंकि पाठक होना अपने आप में लेखक होने से बेहतर है। पहले पाठक होना चाहिए अब मनुष्य को, लेखक हो ना हो, क्योंकि जो पाठक होता है वही लेखक बन जाता है। बहुत तो जब पाठक को ये पता लगेगा कि मैं तो भविष्य में लिखने वाला हूँ, तो एक भविष्य का लेखक तैयार करते हैं हम पाठक के रूप में। तो पाठक का स्वागत किया जाना चाहिए, लेखक का स्वागत तो इसी से होता है कि पाठक आ देखिए, गया। जैसे मैंने कहा था कि आदरणीय जगूड़ी जी हमेशा दोनों पद्धतियों से, आज उन्होंने समाज शैली में अपनी बात कही है। ये जो दो अलग तरह के विचार हमारे सामने आए पाठक को लेके, एक ठाकुर साहब का विचार है, एक जगूड़ी साहब का विचार है, इन दोनों विचारों को आप किस तरह देखते हैं? पहले जो पाठकीयता की बात थी तो तब दूरदर्शन भी नहीं था, मतलब अब विकल्पों की बात आती है तो पहले मनोरंजन के लिए भी और मनोरंजन के साथ साथ फिर उसमें स्वतः स्फूर्त ढंग से उसमें संस्कार, विचार और आइडियोलॉजी, बहुत सारी चीज़ें विकसित होती जाती थी। पाठक की शुरुआत तो मनोरंजन के लिए करता था। मतलब गुलशन नंदा जी की बात करें तो वो वहाँ से जब रिफ्यूजी के तौर पर दिल्ली में आए थे तो उन्होंने 1 रुपए वाली सीरीज चलाई और फिर वो चल निकले। और गृहिणियाँ तो मतलब सुबक सुबक करके उनके उपन्यासों को पढ़ती थी, बाद में उसमें दर्जनों सिनेमा बना, शर्मीली, पाले खान, झील के उस पार, कितनी फिल्में बनी। और उनका ऐसा बम्पर, उनका उद्घाटन, विमोचन ऐसे होता था। हजारी बाबू से उन्होंने मिलने के लिए समय मांगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से, तो दिनकर जी ने तो मना कर दिया। दिनकर जी ने मना कर दिया क्योंकि वो लोकप्रिय साहित्य और क्लासिक साहित्य में वो जो सीमा रेखा उन्होंने खींची हुई थी। फिर हजारी प्रसाद जी ने समय दे दिया, फिर कहा कि आप लोग मुझे साहित्यकार क्यों नहीं मानते, मैं तो इतना लिखता हूँ। हजारी प्रसाद जी ने कहा कि आप में मुझ में फ़र्क है कि मैं पढ़ता ज़्यादा हूँ, आप लिखते ज़्यादा। तो अब क्या हो गया है कि अब जो हम आज के दौर की जो बात कर रहे हैं, बच्चे ज़्यादा स्मार्ट हैं, उनके पास माध्यम ज़्यादा हैं। हम लोग जब इसमें से 2-3 बातें ही जानते हैं गैजेट से, कॉल लेना, व्हाट्सएप भेजना, ईमेल भेजना, उसके अलावा हम लोगों के लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं है। बच्चे तो उससे समझ में आता है कि हम पुरानी पीढ़ी के हो चुके हैं। अब उनके पास इतने सारे विकल्प हैं, हम लोगों के पास तो एक ही विकल्प होता था कि वो वहाँ से जो है किराए पे किताब ले आओ, मैगजीन ले आओ। तो आबादी बढ़ी है, जब देश आज़ाद हुआ उससे 11 साल पहले प्रेमचंद जी दिवंगत हो गए थे 1936 में, और उस समय हमारा लिटरेसी रेट मुश्किल से 11-12%। हाँ, पाठकीयता। प्रेमचंद जी भी पहले उर्दू में लिख रहे थे। जब खड़ी बोली अपने पैरों पे खड़ी हुई और उन्होंने भी बाजार देखा तो वो उर्दू से स्विच ओवर किए नागरी में, हिंदी में। 1916 में उन्होंने शिफ्ट मारा। कहने का मतलब है कि चलता रहेगा। तो अब विकल्प इतने ज़्यादा हैं लोगों के पास कि वो वीडियो से उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। जी, चूँकि हम लोगों को 50 मिनट होने को जा रहे हैं, तो बस एक आखिरी वाला हिस्सा है जिसमें एक कॉमन सवाल है चारों हमारे साहित्यकारों से, और फिर कुछ मिनट का समय हमारे जो प्रबुद्ध ऑडियंस है। और ये अच्छी बात है जगूड़ी साहब कि यहाँ जो यहाँ दर्शक, श्रोता और पाठक आए हैं वो सब के सब अक्लमंद हैं। वो जो बिना अक्ल वाले थे वो यहाँ तक पहुँचे नहीं हैं। ठीक है? तो मेरा सवाल ये है कि AI और चैट GPT के दौर में, जिसको मैं ये कहूँ, कोई भी अगर मैं पेड वर्जन खरीदूँ चैट GPT का, चैट GPT वर्जन 4.0 में खरीद लूँ और मैं उसको ये कहूँ कि ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन पे आप एक कहानी लिख दीजिए, और वो उस सिचुएशन पे एक कहानी लिख देता है। तो मेरा सवाल ये है, इसको हम संक्षिप्त रखेंगे उत्तरों को, कि AI और चैट GPT के ज़माने में कोई आपके साहित्य को क्यों पढ़े, उधर क्यों ना पढ़ ले, तुरंत लिखवाए और तुरंत पढ़े।
जो सुशील जी आपने कहा ना, जो गुलशन नंदा जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी वाली बात है, ये वहीं पे पहुंच जाएगा, क्योंकि एआई और चैटबॉट जो क्रिएट करेगा चैट जीपीटी, वो एक स्टीरियोटाइप ही पैदा करेगा। मतलब वो ओरिजिनल और क्रिएटिव नहीं हो सकता। आप उसे कुछ भी लिखवाइए, आपको 1 मिनट में पता चल जाता है कि चैट जीपीटी का लिखा हुआ है, तो वो क्रिएटिव नहीं होगा। मैं तो यही कहना चाहूँगा। ठाकुर साहब। देखिए, हम लोग बात करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई ये सारी सुविधाएं होने की वजह से अब जो प्रिंट साहित्य है ये मुश्किल में आ गया, परंतु ये सुविधाएं तो हमसे पहले पश्चिमी देशों में आई थी। तो वहाँ किताबें क्या ख़त्म हो गई आज? नहीं, तो वहाँ किताबें अगर बची रह गई हैं तो हम किस बिना पे कह सकते हैं कि हमारे यहाँ किताबें ख़त्म हो जाएंगी? तो हमें इस तरीके से निराशावादी तो कम से कम नहीं होना चाहिए। जगुड़ी साहब, टेक्नोलॉजी। नहीं, देखिए, जो किताबों का साहित्य है वो पाठक ही लेखक बनकर पैदा करता है। अगर पाठक नहीं बनेगा, पाठक नहीं आएगा समाज में, उसकी शक्ति वो भी लेखक की ही शक्ति है, लेखक की ही शक्ति है वो, क्योंकि लेखक ने पाठक तैयार किया और पाठक लेखक बन गया। तो ये बहुत बड़ा एक, मैं तो कॉम्प्लीमेंट समझूंगा कि पाठक का लेखक बन जाना, ये हर लेखक का उद्देश्य होना चाहिए। मैं क्या वजह है कि मैं तो कविताएं लिखता हूँ, कहानियाँ नहीं लिखता, लेकिन कविताओं पर अब जो बहस चल रही है वो इस दृष्टि से चल रही है कि कविताओं में भी तो कहानियाँ होती हैं, नाटक में भी कहानी होती है। कहानी के बिना तो कोई चीज़ चलती ही नहीं। हर चीज़ में एक कहानी होती है, कविता में भी कहानी होती है, नाटक में भी कहानी होती है, लेकिन अलग अलग रस, अलग अलग रंग, अलग अलग ढंग होता है। उस अलग अलग रंग ढंग को पहचानने और जानने के लिए आपको पाठक बनना पड़ेगा, बेहतर किस्म का पाठक, हर किस्म का पाठक। तो यानी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगी, ना कर रही है? यानी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगी? नहीं, टेक्नोलॉजी अपनी जगह प्रभावित करती है। जब मान लीजिए मोबाइल आया तो प्रभाव तो पड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। और उसमें भी लिटरेचर आता है, उसमें भी बाकायदा टिप्पणियाँ आती हैं, उसमें भी बहुत सारे, मैं तो बड़े बड़े लेख देखता हूँ उसमें। तो टेक्नोलॉजी ने नुकसान नहीं पहुँचाया है, टेक्नोलॉजी ने विस्तार करने की एक गुंजाइश और पैदा करी है कि आप गुंजाइश इसको में स्वयं आप बढ़ा सकते हैं। अब तो स्थिति ये हो गई है कि लोग छपने के चक्कर में नहीं रहते, वो बस टाइप किया अपने मोबाइल पे और भेज दिया और छप गए। वो ये मानते हैं कि हम छप गए हैं। सबसे बड़ी भारी बात है कि हमारे समाज से संपादक गायब हो गया है। संपादक का ना होना लेखन का नुकसान है। संपादक होना चाहिए। संपादक एक ऐसा सरपंच होता था जिसकी वजह से वो रचना जाती थी तो सराही जाती थी। संपादक हर रचना नहीं छापता था, छांट के रचनाएं छापता था। तो अब जो मीडिया आया है उसमें छटाई नहीं है, उसमें केवल रोपाई है। आप आज तुरंत लिख दीजिए, आप एक पोस्ट कर दीजिए जी, तो ठीक है। बस रयाल साहब, एक संक्षिप्त कमेंट आपकी तरफ से कि टेक्नोलॉजी के दौर में साहित्य का भविष्य क्या है? अभी जो आपने चैट बोर्ड पे बात कही थी, तो आगे की एक कविता है, क्या करती हो, तो उसमें इसका जवाब संभवतः मुझे लग रहा है कि इसके जरिए वो संप्रेषण हो जाएगा उसका। क्या करती हो, उसके जवाब में वो कहती है कि मैं कुछ नहीं करती, मैं बीनती हूँ, बिनारती हूँ, छानती हूँ, कूटती हूँ, धोती हूँ और बटलोई में रख देती हूँ और फिर उसमें खुद को झोंक देती हूँ। क्या बात! और जिसके सामने पसरती हूँ वो क्या जाने कि मैं क्या करती हूँ। बहुत ही अद्भुत, बहुत। अब हाउस ओपन है। मैं थोड़ा सा अपना कहना ज़रूर चाहूँगी कि आपने ये कहा कि पढ़ना, हिंदी पढ़ना स्कूलों में, हम लोगों में किताबें बहुत कम होती जा रही हैं। तो आपका क्या विचार है कि हमें इसको बढ़ाई कैसे देनी चाहिए?
मेरे हिसाब से हर स्कूल में हिंदी की किताबें एज स्टोरी टाइम देनी चाहिए, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है वो यही चाहेगी, नहीं तो उनको हिंदी की किताबों का, हिंदी के साहित्य का कैसे पता लगेगा अगर हम उनको इंट्रोड्यूस ही नहीं करेंगे इससे। आपके क्या विचार हैं, मैं जानना चाहूँगी। थैंक यू। पूजा जी, इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा। एक ट्रेजेडी हमारे पूरे देश के साथ हुई है जिसे गुलाम मानसिकता कहते हैं, और ये उसका बहुत बड़ा असर है पिछले 75 सालों में। हिंदी पढ़ने को ही जो है ना, जो ये टैबू नहीं, मतलब एक हीन भावना से देखा जाता है, एज इफ कि इंग्लिश पढ़ना प्रोग्रेसिव होना है। तो कहीं ना कहीं वो गुलाम मानसिकता थी, और एक्चुअल में थी। इसको हमने एक नहीं 25 स्टेजेस पे फील किया। मैं गांव से उठ के गवर्नमेंट स्कूल से हिंदी मीडियम पढ़ के IIT दिल्ली में आया था, वहाँ पे थी। फिर वो हमने हर जगह उसको फील किया, आप समझिए। तो उसी वजह से कोई भी मतलब समझ लीजिए अपर क्लास या इंटेलिजेंट बच्चा, सब उसको माना जाता है कि तो इंग्लिश ही करेगा, इंग्लिश ही बोलेगा, इंग्लिश ही पढ़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं गुलाम मानसिकता की वजह से हुआ। पर मैं सोचता हूँ आज जब हमने अपनी डायमंड वो मनाई है, आज़ादी का अमृत महोत्सव, यानी 75 साल पूरे हो गए हैं, तो मेरे विचार से अपने देश में, भारत में दोबारा से एक पुनर्जागरण शुरू हुआ है। सेकेंड राउंड ऑफ रेनेसां हुआ है, और जहाँ हम अपनी कल्चर पे, संस्कृति पे, अपने धार्मिक आस्थाओं पे दोबारा से हमें भरोसा बढ़ने लगा है। अदरवाइज मैं IIT में दिल्ली में था तो ग्रीक माइथोलॉजी को जानने वाले 90% स्टूडेंट थे और इंडियन माइथोलॉजी को 10%। तो कितनी बड़ी ट्रेजेडी है। ग्रीक माइथोलॉजी ने बहुत कुछ हमारी माइथोलॉजी से बोरो किया है। पर आज की तारीख में दोबारा से एस्टेब्लिश हो रहा है कि आमिश त्रिपाठी जैसे द हिडन हिंदू जैसी किताबें सुपर हिट हो रही हैं। इसका मतलब हमारा देश, हमारे बच्चे, हमारे ये पीढ़ी जानना चाहती है कि हमारा पास्ट क्या था, है ना, जागृति। तो जरूर एक टाइम आएगा कि हिंदी भाषा ने अपना गौरव जो है थोड़ा बहुत पाया और बढ़ेगा, और ये इंटरनेट और सोशल मीडिया के साथ बढ़ा है, घटा नहीं है, बढ़ा है। तो ये पुरोहित साहब जी जरूर बढ़ेगा। विद्वान पैनल से मैं प्रश्न नहीं, मैं एक बात उठा रहा हूँ, जैसे कभी अशोक कुमार जी ने उठाई। सवाल ये है कि हम लोगों की शिक्षा प्रणाली डिफेक्टिव हो गई है। हम साहित्य में बच्चों को बिल्कुल जैसे श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण अलग अलग घरों में थोड़ा थोड़ा खाता है, वैसे चखा रहे हैं बच्चों को। हम उनको देखिए, ये इसलिए नहीं, कोई कपोल कल्पित बात नहीं है। मेरी पोती सिंगापुर में पढ़ती है, चाहे वो अंग्रेजी पढ़ाते हैं, लेकिन उनके सिलेबस में ये है कि बच्चे को एक हफ्ते में कितनी उसकी फिक्शन की किताबें या पोइट्री की किताब पढ़नी है। हमने ये सारा का सारा अपने लिटरेचर से, सिलेबस से हटा दिया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो हमें बच्चों के मन में, भाई हिंदी भाषा का एक मैजिक है, हिंदी भाषा का एक चार्म है, उसको ये टीचर भी की कमी है कि उस चार्म को, उस मैजिक को हम बच्चे तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। एक एक शब्द का चार्म है, एक एक शब्द का मैजिक है, जिसका सदुपयोग कुमार विश्वास करते हैं, आपने देखा होगा। तो उस चार्म को, उस सिद्धू भी मैजिक करते हैं, सिद्धू भी करते हैं। आप इंग्लिश कमेंट्री सुनिए और हिंदी कमेंट्री सुनिए, दिन रात का फर्क दिखेगा। जबरदस्त इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल अपने अलग अलग मोड में बोलते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को हिंदी साहित्य के प्रति, हमारे टीचर्स को उसकी एक एक, उसके भाषा, उसके साहित्य, हर एक चीज़ में रुचि पैदा करनी होगी बच्चों में, और सिलेबस में कंपलसरी करना पड़ेगा। ये यहाँ नहीं, मैं कई हर देश में है ऐसा। वहाँ भी सोशल मीडिया है, लेकिन वहाँ पढ़ना लिखना बंद नहीं हुआ आज भी। बच्चों को कंपल्सरीली दे हैव टू गो थ्रू अ सर्टेन सिलेबस ऑफ फिक्शन रीडिंग और पोइट्री रीडिंग और ड्रामा रीडिंग। ये समस्या वहाँ है। जी, थैंक यू सर। मैं थोड़ी सी बात कहना, हम बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि बच्चे नहीं पढ़ते। अध्यापक जो हिंदी के अध्यापक हैं वो आधुनिक साहित्य कितना पढ़ते हैं। वो बच्चों को संस्कारित तो तब कर पाएंगे जब खुद पढ़ेंगे। उन्हें खुद ही नहीं पता कि आज लिखा क्या जा रहा है, तो वो बच्चों को क्या बताएंगे कि क्या पढ़ना है आपको।
तो सबसे पहले तो हिंदी के अध्यापकों को अपने अंदर परिवर्तन करने की ज़रूरत है। सिर्फ भाषण से हिंदी का भला होने वाला नहीं है, पढ़कर ही हिंदी का भला होगा। सर बहुत संक्षेप में, संक्षेप में कहना चाहूँगा, मेरा नाम सरगम सिंह देसाईली है। मैं एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ कि ये चिंता है मुझे, कई सालों से ये कार्य जा रहा है। आज की तारीख में हम हिंदी साहित्य के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन कोई भी मैं देख रहा हूँ कि एक वाक्य पूरा जो है अंग्रेजी मिलाए बिना बात नहीं बोल नहीं सक रहे। ये हमारे भाषा में जो प्रदूषण हो रहा है अंग्रेजी का, इसके क्या निदान होगा, इसके क्या सही होगा, मैं जानना चाह रहा हूँ आप लोगों से। क्योंकि कोई भी एक पूरा वाक्य बिना अंग्रेजी मिलाए तो बोल ही नहीं पा रहे, अंग्रेजी शब्द मिलाए बोल ही नहीं पा रहे। हमारा भाषा बहुत प्रदूषित हो रहा है, इसका मुझे उत्तर चाहिए। रसायली जी, मेरे विचार से कहीं ना कहीं ये हिंदी की स्ट्रेंथ भी है, ताकत है, शक्ति है, क्योंकि हम लोग संस्कृत से शुरू हुए और धीरे धीरे जाने कितनी भाषाएं हमें मिलती चलेगी, बोलियां मिलती चलेगी, हम उसको समायोजित कर लेते हैं। आज से 100 साल पुरानी हिंदी देखिए, फिर 50 साल देखिए, फिर 20 साल पुरानी, कितने ज़्यादा पर्शियन और फारसी शब्द थे, अब वो गायब हो गए। अब आजकल इंग्लिश का रुतबा था तो इंग्लिश के शब्द हमने अपने अंदर शामिल कर लिए। इसको अपनी ताकत मानिए, कमजोरी मत मानिए हिंदी की। एक टाइम आएगा जब हिंदी का रुतबा और बढ़ेगा तो ये शब्द और गायब हो जाएंगे। वी शुड बी हैप्पी विद इट। मंच पे जो चारों विद्वान हैं और साहित्यकार हैं, उनको किसी एक सीमित समय अवधि में और इतने बड़े पैनल में वास्तव में उनकी समग्र रचना प्रक्रिया को, चिंतन प्रक्रिया को समझना और उसका कम्युनिकेट हो पाना दोनों चुनौतीपूर्ण हैं। इसलिए आपको इस घंटे भर की चर्चा में कई चीज़ें टूटी टूटी लगी होंगी कि इस पे हमें केवल अशोक जी से बात करनी चाहिए थी, इस पे हमें केवल ठाकुर साहब से बात करनी चाहिए थी, या घंटा भर तो केवल आदरणीय जगुड़ी जी से बात करनी चाहिए थी, या रयाल साहब से बात करनी चाहिए थी। तो चूँकि समय की अपनी एक निर्धारित मर्यादा थी, उसके पालन के क्रम में कुछ बातें सामने आ सकी। जागरण परिवार को और विशेष रूप से जो हमारे राज्य संपादक हैं कुशल कोठियाल जी को और पूरी टीम को, अनंत विजय जी को, हम सभी लोग शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। और मैं सर विशेष रूप से अपने सम्मानित पैनल की तरफ से आप सब लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि इतने सीनियर लोग यहाँ मौजूद हैं कि उनका यहाँ बैठे होना ही इस पूरे सभागार की गरिमा में और इस पूरे आयोजन की गरिमा में वृद्धि करता है। और वो जिसको कहते हैं कि आपकी तरफ से आने वाली रोशनी से हम लोग आलोकित हैं। तो इस अवसर पर एक बार पुनः शुभकामनाएं और बहुत ही सुसंस्कृत, परिनिष्ठित, प्रांजल और प्रभामयी, मधुमयी हिंदी बोलने वाले हमारे डोवाल साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।